चैप्टर बायोलॉजी से हैं, चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि उनमें इनमें जो है अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती थी, ठीक है, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखती थी। कॉर्क एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन ईयर 1665 में हुक ने रॉबर्ट हुक ने यानी इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, जो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप बनाया था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा था, ठीक है। तो कोशिका किसने कहा था, कोशिका शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है। सेल यानी कोशिका लैटिन शब्द का अर्थ है जिसका मतलब है कि छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती है, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, ठीक है। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज भी किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सजीव किसके बने होते हैं, क्रियाकलाप देखते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो, चिमटे की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं, ठीक है। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करें, एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, मुड़नी नहीं चाहिए। यानी एक पतला ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है, ठीक है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रमाइन की डालो और इसे कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आए, ठीक है। अपने अध्यापक की सहायता ले हमने प्याज की झिल्ली की स्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा बाद में उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ये माइक्रोस्कोप का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, नेत्रिका लेंस है, प्रारंभिक समायोजन है, सूक्ष्म समायोजन है, भुजा है, अभिदृश्य लेंस है, मंच है जहाँ पे रखा जाता है लेंस, ठीक है, पूर्ण घूर्णी पेंच है, दर्पण है, नीचे से ही शीशा लगा होता है, आधार है, संग्राही है और सूक्ष्मदर्शी स्लाइड है, क्लिप और देहनलिका। इस तरीके का सूक्ष्मदर्शी होता है। आपने क्या देखा, क्या आपने जो संरचना सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 में जैसे दिखाई देती है, यानी कि इस तरीके की, देखो इस तरीके की संरचना दिखाई देगी उस झिल्ली में। और उसमें क्या होंगी कि जो डॉट डॉट होंगे ये क्या होंगे, ये केंद्रक होंगे और ये पूरी जो होगी ये कोशिकाएं होंगी, ठीक है, केंद्रक के चारों ओर। तो प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं। अब हम विभिन्न प्रकार वाली प्याज की झिल्लियों से स्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? तो ये संरचनाएं क्या होती है जो ऊपर दिखाई दी है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं, ठीक है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी शल्ककंद बनाते हैं जैसा प्याज। इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं जो है दिखाई देती है, ठीक। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार में इनका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, बड़ा प्याज हो छोटा प्याज हो, ये जो संरचनाएं हैं वो एक समान होंगी। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं कंद प्याज की मूलभूत इकाई है, ठीक है, यानी कि इसकी सेल्स हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं, ठीक है। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास हम देखते हैं वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी कि सेल्स के बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीव यहाँ के तक कि कैसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, ठीक है, वैसे भी होते हैं। आवर्धन लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका है। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम है तथा बैक्टीरिया हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण भी हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक कोशिकीय जीव किनको बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों के अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे फंजाई हो गए, कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? तो देखते हैं नीचे क्या लिखा है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकी से ही विकसित हुआ है, ठीक है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं वो क्या बोल रहे हैं, एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल
जीव से ही जो है विकसित हुए हैं। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी नई कोशिकाएं बनाती हैं, इसी प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती। इसे भी जाने देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ईयर। और किसने लगाया था? उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ल्यूवेनहॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था उन्होंने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्र का पता लगाया था। जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। ठीक है, जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो ये आ जाएंगे जे.ई. पुरोकंज ने। ठीक है, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1839 और टी स्वान 1839 को एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधों तथा जीव तथा जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं की से ही बनती है। ठीक है, 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझाना संभव हो सका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे रिपीट कर लीजिएगा। अब देखते हैं एक्टिविटी 5.2 में क्या दे रखा है। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज का लाग अथवा विभिन्न प्रकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या प्रश्न हैं? क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा प्रकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर होता है? हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती? तो ये सारे क्वेश्चन से देख लेते हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि मानव शरीर में एक ही शरीर में मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे क्या? चिकनी पेशी कोशिकाएं ऐसी होती हैं, रुधिर कोशिकाएं इस तरीके की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके की होती है, वसा कोशिकाएं इस तरीके की होती है, अस्थि कोशिकाएं इस तरीके, शुक्राणु और अंडाणु इस तरीके के होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। अब इनके आकृति और आकार किसके अनुरूप होता है? इनके फंक्शंस के अनुरूप। ठीक है, कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा है, वो अपना आकार बदलती रहती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर ही रहता है। ठीक है, एक जैसा रहता है यानी, और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन को पाचन करता है आदि। इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के शरीर के कारण ही जो है एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन जो है वो क्या होता है, ये पूछ रहे हैं। तो हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, कोशिका में जो होते हैं विशिष्ट घटक होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती हैं? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। क्या क्या गुण है वो? प्लाज्मा झिल्ली होगी, उसमें केंद्रक होगा तथा उसमें कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली है अथवा कोशिका झिल्ली है, जैसे यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करती हैं जो कि। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली
कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने भी देती है। ठीक है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ठीक, कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी बोलते हैं। यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, तो वर्णात्मक परागम्य झिल्ली किसे बोलते हैं, तो कोशिका झिल्ली को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तथा ऑक्सीजन है, कोशिका झिल्ली के आर पार विषरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, विषरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, हम पिछले अध्याय में विषरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, उच्च से निम्न की ओर। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती हैं। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 हैं जो एक कोशिकीय अपशिष्ट हैं और जिनका निष्कासन आवश्यक है, ठीक है, कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका में एकत्र होंगे तो ऑब्वियसली उनकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विषरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 बाहर से कोशिका में विषरण द्वारा अंदर चली आती है। अतः कोशिका का बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विषरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, जल भी विषरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुलने वाले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। वो क्या क्या है देखते हैं। पहली जो है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक है तो रखा गया है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे, अल्प परासरण दाबी विलयन कहेंगे। ठीक है, अब जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, यदि कोशिका में ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए कोशिका को जिसमें बाह्य जल सांद्रता कोशिका की में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, समपरासरी विलयन। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ गई है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। ठीक है, इसलिए कोशिका में माप में कोई परिवर्तन जो है नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं क्या है, यदि कोशिका में बाहर वाला विलयन अंदर के खोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अति परासरणी दाबी विलयन। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकती है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसीलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, परासरण इस प्रक्रिया विषरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। देखते हैं एक्टिविटी 5.3 अंडे से परासरण। ए है, इसमें अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद उसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं। ठीक है, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। बी क्या है, इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? जल अंडे से निकलकर
नमक में विलयन में आ जाता है क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। ठीक है, इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 5.4 देख लेते हैं। सूखी किस्मत अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक में सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। एक है, जब उन्हें जल में रखा गया था तो वे जल ग्रहण करके क्या हो गई थी, फूल गई थी। जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई थी। ठीक, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विशरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो होती है वो कैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त विशरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता भी करता है। ठीक है, विशरण वर्ड का बहुत बार यूज हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हाईलाइट करते हुए देखिए, तो कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंतर आना तथा बाहर निकलना भी विशरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणु जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका को बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, अगला क्रियाकलाप देखते हैं 5.5। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से चर्चा करें। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति क्या होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिकाएं भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। 5.6 एक्टिविटी देखते हैं। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे। इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे। इनमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड पर शक्कर तथा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो हम क्या देखते हैं। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो। इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। ठीक है, अब एक पत्तियों को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो, रुको यानी, और पुनः सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से देखो हम क्या देखते हैं। क्या आप जीव द्रव्य कुंचन हुआ। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषित की क्षमता होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण होता है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधे कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अल्प परासरणीयता, हम पहले पढ़ चुके हैं, विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम को कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। ठीक है, अब आता है
अब बात करते हैं केंद्रक की। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंदें डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड देखें तो क्या देखेंगे? प्रयत्न करो कि करो और देखो कि क्या अंतर है। ठीक है, जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तो कुछ कम। ठीक है, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रेनिन अथवा मैथिलिन ब्लू विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्याज की कोशिकाओं को देखा। आओ हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखते हैं। क्रियाकलाप है 5.7। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से आगे गाल के अंदर की खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रगने के लिए एक बूंद मैथिलिन ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हम क्या देखते हैं? ठीक है, कोशिकाओं की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर कागज पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य में एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना जो है वो देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी, जैसे हम देख चुके हैं पहले। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है। ठीक है, जिसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.2.4 में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देती है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। ठीक, डीएनए के क्रियाकलाप खंड में जीन कहते हैं जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं में एक जाल का पिंड होता है। जब भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। ठीक है, कुछ जीवों में कोशिका जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व पक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक संक्रियाओं को भी निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, केंद्रकाय। ठीक है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं उन्हें प्रोकैरियोट यानी आदि अथवा पूर्ण कैरियोट यानी केंद्रक। ठीक है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। जिनकी नहीं होती है प्रोकैरियोटिक, जिनकी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका चित्र 5.4 में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य से असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। अनुभाग 5.2.4 पढ़ें। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैली की तरह संरचना यानी के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका दिखा रखे, कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम और कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जब हमने प्याज की झिल्ली अथवा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तब हमने प्रत्येक कोशिका में एक बड़े क्षेत्र को देखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य की एक तरल परत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। ठीक हो गया।
जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कोशिका का अंगक यहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करता है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में अनेक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसीलिए उसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देख लेते हैं। यहाँ पे आकार 1 से 10 म्यू तक होता है। 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁻6, ठीक है, मीटर। और इनका आकार प्रायः बड़ा होता है, 5 से 100 म्यू तक होता है, ठीक है, म्यू मीटर तक। केंद्रीय क्षेत्र जो है यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट होता है, जो चारों ओर से केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स एक होता है, एक से अधिक हो सकते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। कोशिका अंगक की बात करें तो प्रत्येक कोशिकाओं के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे, ठीक है। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल पदार्थ तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये क्रियाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी कोशिकाओं अंगक का उपयोग करती हैं। यह क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है, ठीक है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, ठीक। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। 5.2.5 का पहला देखें तो इसमें है अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलो पुटिकाओं की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं क्योंकि इस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसी के कारण ये खुरदुरी होती है। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा तथा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट है इनका काम। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवाजनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम व हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भिन्न रूप से दिखाई देता है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला जो है यहाँ पे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर दे रखा है जंतु कोशिका का, ठीक है। गोल्जी उपकरण है, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका इस प्रकार से होती है। केंद्रिक झिल्ली इस तरीके से होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली इस तरीके का होता है। तारक केंद्र इस तरीके का होता है। लाइसोसोम्स इस तरीके का होता है। राइबोसोम्स इस तरीके के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका जो है ये है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य इस तरीके का होता है, ठीक है। द्रव्य जो होता है केंद्रक इस तरीके का होता है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों अथवा केंद्रक के मध्य पदार्थों मुख्यतः प्रोटीन के
परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जैसे कशेरुकी भी कहते हैं इनको। ठीक है। अध्याय 7 में देखिए, ये यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक। गोल्जी उपकरण की बात करें, गोल्जी अपार्टस की यानी कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ठीक है। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिका की ये झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सिग्निंग, अंतर्द्रावी जालिका, हरित लवक जो है, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, इस तरीके का होता है जो हमने पढ़ा। केंद्रिक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट यानी कि, और कोशिका द्रव्य। ठीक है। ये पादप कोशिका का जो है स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थ का संचयन, ठीक है, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट आता है लाइसोसोम। नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम्स में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। ठीक। रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। इंपॉर्टेंट काम है इसका भी। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम्स में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म यानी कि में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आत्मघाती थैली से। कैमिलो गोल्जी के बारे में पढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1847 में ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। ठीक है। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मैटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा तथा समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। ठीक है। उस समय 1872 में उन्होंने एबियाटेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन में प्रयोगशाला बना लिया था। ठीक है। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका का कोशिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। ठीक है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः ये कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि के सुधार करते रहे। ठीक है। गोल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त किए। सन 1906 में उन्हें सेंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दूसरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती हैं, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती हैं। ये वलय एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। ठीक है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा तंत्रिका कार्य के लिए एटीपी में संचित
ऊर्जा का उपयोग करती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक हैं क्योंकि इनमें उनका अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होता है, अथवा माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्टिड रंगीन होते हैं जो कि, और ल्यूकोप्लास्टिक जो कि श्वेत या रंगहीन होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले तथा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होते हैं? संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम्स होते हैं। अगला देखते हैं रसधानियाँ। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं, किंतु जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी। ठीक है, यानी वैक्यूल्स की बात हो रही है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रक रसधानी की माप कोशिकाओं के आयतन का 50% से 90% तक होता है। ठीक, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक है, लचीलापन और कठोरतापन। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। एक कोशिकीय जीव में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत इकाई भी है। ठीक है, अगला देखते हैं कोशिका विभाजन किस तरीके से होता है। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने के लिए वे कोशिका विभाजन करते हैं। ठीक है, कहते हैं सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन है इसमें कि क्या हो रहा है, गुणसूत्र है, मातृ कोशिका से संतति कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सूत्री विभाजन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक क्रिया कोशिका जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं, ठीक, मदर सेल से विभाजित होकर दो समरूप जैसे वैसे ही दिखने वाली संतति कोशिकाएं बनाती है, डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान ही होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती है। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों के विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होता है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, चित्र 5.8 में दिखाया गया। नई कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई है? संतति कोशिका है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा है मातृ कोशिका से, फिर इससे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या लर्न किया पूरे चैप्टर में वो है, देखते हैं। कोशिका जीवन का क्या होती है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियाँ लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को
कोशिका के भीतर तथा बाहरी पर्यावरण से नियमित करता है। ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक। पादप की कोशिकाओं में उपस्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया से को अल्प पराशरण दाबी घोल माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो अथवा कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादन सतह के रूप में कार्य करता है। गोल्जी उपकरण द्वारा झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसमें क्लोरोफिल होता है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना है। अधिकांशतः परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रजधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती हैं और यह विशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण भूमिका संचयन करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। उनके क्रोमोसोम्स के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और उनमें केवल छोटे राइबोसोम्स अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट था इसमें पूरा चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।